हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ रेमुनरेशन के बारे में। ये भी आपका आईएससी का ही बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी तो इसकी प्लेलिस्ट में आप देखोगे, आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। द टर्म डैश रिफर्स टू द वेज और द सैलरी पेड टू द वर्कर इन कैश or kind in consideration of the service rendered by them. It is the reward for the effort put in by the work in organization. सही आंसर इसका है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन होता क्या है? जो हम एम्प्लॉय को पे करते हैं, हमने सैलरी पे किया, हमने कुछ कैश में उसको हमने वेजेस का नाम दे के पे कर दिया, तो ये सब को हम रेमुनरेशन बोल सकते हैं, चाहे सैलरी हो चाहे वेजेस हो। ठीक है, अगर हम मंथली बेसिस पे दे रहे हैं उसको सैलरी बोल रहे हैं तो वो भी रेमुनरेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो उसको वेजेस बोल रहे हैं तो वो भी रेमुनरेशन की कैटेगरी में ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू एन एम्प्लॉई इन अ डे, वीक, फोरनाइट और अ मंथ इज कॉल्ड। तो जो एक दिन में मिले या फिर वीक में मिले या फिर ठीक है फोरनाइट में या फिर एक मंथ में मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मनी वेजेस। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, रियल वेजेस अलग टर्म है, मनी वेजेस अलग टर्म है। जो हमें इन हैंड पैसा मिलता है उसको मनी वेजेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द कंपनसेशन दैट टेक द इन्फ्लेशन इनटू द कंसिडरेशन इन द टैबुलेशन। अब देखिए, जो रियल वेजेस होता है ये आपका वेजेस मतलब मनी वेजेस की पहले की चीज़ है। मतलब पहले रियल वेजेस हम डिसाइड करते हैं, फिर उसको मनी वेजेस उस हिसाब से पे करते हैं। रियल वेजेस क्या होता है कि कितना वेजेस देना चाहिए। एक कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कितनी महंगाई है, ठीक है, इसके हिसाब से कितना है उसका पैसा बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं रियल वेजेस। फिर रियल वेजेस पे हिसाब से डिफाइन होता है मनी वेजेस। ठीक है, तो रियल वेजेस को मनी वेजेस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जो आपका मनी वेजेस है वो रियल वेजेस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वेजेस आर डायरेक्टली लिंक्ड with the time spent by the worker on the job, and the worker are paid a predetermined amount each hour, day, week for a month in respective of their output। तो ये जो वेजेस पे करने का दो तरीका हम देख रहे हैं, एक टाइम रेट सिस्टम, एक पीस रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम जो होता है बहुत ही पुराना सिस्टम है। ठीक है, बहुत ही स्टार्टिंग से आता हुआ समय से आ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम कौन सा है वेजेस पे करने का, तो आप टाइम रेट सिस्टम ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो काम करते हो वो तो आप करते ही हो, लेकिन बेसिकली आपके टाइम पे आप मतलब पैसा डिपेंड करता है कि आप 10 दिन आए हो, 1 महीना आए हो, 1.5 महीना आए हो। ठीक है, तो उस पर आपका डिपेंड करता है कि आप आके रोज़ 8 घंटा वर्क कर रहे हो, जो भी वर्किंग आवर कंपनी ने डिसाइड किया है उसमें अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके वर्क कितना पीस आप प्रोडक्शन कर रहे हो इस पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपके जो आप टाइम दे रहे हो कंपनी में उस हिसाब से आपको वर्क मिलता है। जितना भी आप देखोगे स्पेशलाइज वर्क होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ये सारा कुछ आप देखते हो, सब का सब टाइम रेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो लोग सैलरी पे वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है, एम्प्लॉय जैसे अब टीचर्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो आईटी जॉब्स कर रहे हैं, तो ये सब लोग टाइम रेट सिस्टम पे काम करते हैं। इनका काम का जो क्वालिटी होता है वो देखा जाता है। ठीक है, क्वांटिटी नहीं देखा जाता। हाँ, ये अच्छा काम पूरा करके दे रहे हैं, ठीक है, बैठे नहीं हुए हैं, सही से काम कर रहे हैं, ये देखा जाता है। तो ये हमारा टाइम रेट सिस्टम है जो बहुत ही जगह, बहुत सारे जगह इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम का क्या मेरिट्स है, क्यों लोग इसको पसंद करते हैं? क्योंकि सिंपल है कि ईज़िली आपने महीने में पूरा जितना दिन था आपने काम किया, आप पैसे ले गए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, डर नहीं होता। किसी एक आध दिन काम कम भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे मिल जाते हैं।
रिड्यूस वेस्टेज, कोई सामान ख़राब नहीं होता क्योंकि आप इत्मीनान से अच्छे से काम करते हैं। आपको पता है कि हाँ पैसे तो पूरे मिलने ही हैं, तो अच्छे से काम करो, क्यों कोई किसी का सामान ख़राब करो भाई, ऑर्गेनाइजेशन का सामान क्यों ख़राब करें, अच्छे से काम करेंगे जब कंपनी हमको टाइम के हिसाब से पैसे दे रही है तो। ठीक है, तो जितने भी स्पेशलाइज वर्क होते हैं वो टाइम रेट सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, ऐसी कंपनी जो स्पेशलाइज वर्क कराती है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वालिटी जिनको हाई चाहिए वो भी टाइम रेट सिस्टम पे ही काम कराते हैं। भाई कितना भी समय लग जाए, काम अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के यूनियन, उनको भी ये पसंद है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोई एम्प्लॉय कम भी काम करता है तब भी चल जाता है, पैसे उसको पूरे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट टू बिगनर्स, तो बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए इंकरेजमेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि अभी वो नए हैं, अभी काम सीख रहे हैं, हो सकता है पूरा प्रोडक्शन ना कर पाएँ, तो उनके लिए इंकरेज हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है ये टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स। अब क्या बुराइयां हैं सिस्टम में? प्रीमियम ऑफ इनएफिशिएंसी, तो यहाँ पे क्या है कि अब एम्प्लॉय को फिक्स होता है कि हाँ इतना पैसा मिलेगा, तो हो सकता है हमारा जो एम्प्लॉय वो इनएफिशिएंट हो जाए, ज़्यादा अच्छा काम ना करे, क्यों, क्योंकि उसको पता है इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है, केवल टाइम पास करो, कंपनी में आके बैठे रहो, पैसे तो कंपनी देगी ही, इतनी बड़ी कंपनी है, कौन मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है, ऐसा सोच के कंपनी में एम्प्लॉय आराम करने लगते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव, यहाँ पे इंसेंटिव का कोई हिसाब किताब नहीं होता, जो सैलरी है वो फिक्स है, आप बहुत अच्छे वर्क करो तब भी अच्छी बात है, आप अच्छे वर्कर नहीं हो तब भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसेंटिव कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो तो आपको इंसेंटिव बढ़ा के पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंक्रीज सुपरविज़न अनसर्टेन लेबर कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे सुपरविज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको देखना होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बैठे तो नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने कुछ टारगेट तो उनको दिया नहीं है, खाली काम दे दिया है, हो सकता है वो 4 दिन का काम 15 दिन में कर रहे हो। ठीक है, तो सुपरविज़न आपको बढ़ाना पड़ता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक डिमेरिट्स आ गया। नेक्स्ट है अनसर्टेन लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट अनसर्टेन होती है, कोई कुछ लेबर है जो इफ़ेक्टिव है, वो कोई 10 दिन का काम 3 ही दिन में कर दे रहे हैं, कुछ लेबर हैं जो एफिशिएंट नहीं है, वो क्या 10 दिन का काम 15 दिन में कर रहे हैं, तो सही लेबर कॉस्ट पता नहीं चलती कि एक काम के पीछे कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, तो ये सब इसके डीमेरिट्स हो गए। अब आते हैं सूटेबिलिटी ऑफ टाइम रेट सिस्टम, तो टाइम रेट सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, कौन इसको अपनाए। तो पहला है वेयर क्वालिटी रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट इज़ द मेन कंसिडरेशन, ऐसा जगह जहाँ पे क्वालिटी मेन है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है तो उनको टाइम रेट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेसी द आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर, ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऑफिस वर्क है वहाँ पे आप एक्यूरेसी आप मेजर ही नहीं कर सकते कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है, एक काम के पीछे कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप मजबूर हैं, आपको टाइम रेट सिस्टम ही एप्लीकेबल करना पड़ेगा। वेयर द वर्क इज स्टैंडर्डाइज एंड नॉट रिस्पेक्टिव, वेयर द वर्क इज मशीन प्लेस्ड एंड एन इंडिविजुअल वर्क हैज़ नो कंट्रोल ओवर द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ऐसा जगह जहाँ पे स्टैंडर्डाइज वर्क है, सारा काम मशीन से होना है, तो वहाँ पे आप क्या ही कर सकते हैं, मशीन अपने स्पीड से वर्क करेगा, तो आप वो जितने भी एम्प्लॉयज़ रखने आप टाइम रेट सिस्टम पे रखिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर केवल मशीन ऑपरेट करना होता है, सारा काम तो मशीन ही करता है, तो ऐसे जगह पे टाइम रेट सिस्टम ही चलता है। और क्या क्या चीज़ें हैं टाइम रेट सिस्टम में, वेयर कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्कर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, जहाँ पे पूरे ग्रुप का एफर्ट चाहिए, जैसे रोड बनाने के लिए, तो ऐसे जगह पे भी टाइम रेट सिस्टम ही एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल एफर्ट नहीं देखना है, इंडिविजुअल होता तो हम लोग पीस रेट पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ग्रुप वर्क है, ग्रुप वर्क से काम होना है, तो वहाँ पे टाइम रेट सिस्टम को ही हम फॉलो करते हैं। वेयर मशीन एंड इक्विपमेंट यूज्ड आर डेलिकेटेड एंड वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे क्या बता रहा है, ऐसा मशीन इक्विपमेंट जो बहुत ही महंगे हैं, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारा मशीन ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं टाइम रेट सिस्टम ही लगाते हैं,
क्योंकि पीस रेट में क्या होता है ना, वर्कर पैसा कमाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करता है, उससे मशीन ख़राब होने का डर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ स्किल। अब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन है, ठीक है, जैसे आप मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हो या फिर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड काम है ये सब। तो इन सब केसेस में क्या होता है, यहाँ पे आपका पीस रेट काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका टाइम रेट ही काम करेगा। सही आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। अब आते हैं अंडर दिस सिस्टम वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन बाय हिम एंड द वर्क मे बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट। तो क्वांटिटी की बात हो रही है, तो सही आंसर आपका पीस रेट सिस्टम है। यहाँ पे जितना आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो उतना पैसा मिलता है। जैसे अगर आप मान लो चिप्स की फैक्ट्री है, तो चिप्स वाले ने कहा कि आपको 50 पैसा पर पैकेट देंगे, तो आप जितना पैकेजिंग करोगे उतना 50 पैसा आपको मिलता जाएगा। तो पीस के हिसाब से काम मिलता है, ऐसा मिलता है। अब देखिए फॉर्मूला है डैश नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस इनटू द रेट पर प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस, जितना आपने प्रोड्यूस किया है जितना रेट है। तो पीस रेट सिस्टम का ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका सही आंसर वेजेस होगा, क्योंकि वेजेस इज इक्वल टू होगा, ठीक है। तो गलती से यहाँ पे पीस रेट सिस्टम मत लिख दीजिएगा, फॉर्मूला पीस रेट सिस्टम का है, लेकिन ब्लैंक जो दिया हुआ है वेजेस के लिए दिया हुआ है। सही आंसर आपका वेजेस है यहाँ पे। अब ये देखिए टाइम स्पेंड इनटू, तो ये जो फॉर्मूला है ये टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला है, कितना आपने टाइम स्पेंड किया है और कितने रुपए के हिसाब से आपको पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर वेजेस ही होगा, ठीक है, लेकिन फार्मूला ये टाइम रेट सिस्टम का है। अगर फार्मूला ये क्वेश्चन अगर वेजेस इज इक्वल टू ये लिखा होता तब यहाँ पे हम लोग टाइम रेट सिस्टम टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब वेजेस मिसिंग है। वेजेस दोनों ही क्वेश्चन में वेजेस ही सही आंसर है, लेकिन आप समझ जाइए जहाँ टाइम स्पेंड दिया तो टाइम रेट सिस्टम है, वहाँ पीस वाला था तो पीस रेट सिस्टम है, ताकि फार्मूला गलत ना हो एग्ज़ाम में आपसे। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का क्या एडवांटेज है भाई, इकोनॉमी, चीज़ें सस्ती पड़ती हैं क्योंकि उतना ही पैसा देना है जितना प्रोड्यूस हुआ है, जेब से कुछ नहीं जाता अलग से। मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। नेक्स्ट है लेक्स सुपरविज़न, सुपरविज़न की ज़रूरत कम होती है क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही अपने आप में जागरूक रहता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देना है हमको क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ पीस रेट सिस्टम। क्या है एडवांटेज भाई, इजी इन लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन, तो मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन इजी होता है, जितना लेबर ने काम किया उससे इंटू करा दीजिए उतने पीस से, तो कैलकुलेशन इजी होता है। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब अब धीरे धीरे इसको लोग अपना रहे हैं क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है वर्कर्स की। इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी इफ़ेक्टिव हो जाती है क्योंकि वर्कर खुद ही इतना अच्छा काम करने लगता है पैसे कमाने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीस सिस्टम। तो डिसएडवांटेज भी है इसका, इनएफिशिएंसी, वर्कर जल्दी जल्दी में गड़बड़ काम भी कर देते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, जो हमारे ऐसे नए नए वर्कर्स हैं वो डीमोटिवेट रहते हैं क्योंकि उनको भी तो काम करने आता नहीं है, तो हो सकता है पूरे दिन में 10 रुपये का भी काम उनसे ना हो, तो उनके लिए डीमोटिवेशन है। इनसिक्योरिटी, ये काम नहीं करोगे तो कंपनी निकाल देगी, रोज़ बैठे रहोगे तो कंपनी क्या करेगी आपको रख के। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी, क्वालिटी का यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता क्योंकि जो लेबर होता है वो फटाफट काम करता है, तो थोड़ा मोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकता है। मोर वेस्टेज, वेस्टेज की संभावना होती है क्योंकि स्पीड बहुत होता है, वेस्टेज भी होता है। अपोजिशन बाय ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को पसंद नहीं ये थोड़ा भी पीस रेट सिस्टम कि यहाँ पैसे कम मिलते हैं, जो बहुत मेहनती एम्प्लॉय वही कमा पाते हैं, जो कम मेहनती एम्प्लॉय हैं उनकी कमाई नहीं हो पाती, तो इसीलिए ट्रेड यूनियन पसंद नहीं करता। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं सूटेबिलिटी ऑफ पीस रेट सिस्टम, कहाँ पे पीस रेट सिस्टम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है। तो पहला है वेयर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिटी।
ऐसे जगह पे जहाँ पे केवल क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी कुछ भी हो चलेगा, क्वांटिटी की अगर जहाँ लड़ाई है वहाँ पे पीस रेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेयर वर्कर और द वर्क मैथड्स आर ऑफ द स्टैंडर्डाइज नेचर, मतलब जहाँ पे एक जैसा वर्कर लोग भी हैं और उनका काम करने का तरीका भी एक जैसा है, तो वहाँ पे आप पीस रेट सिस्टम लगा सकते हैं। वेयर द स्पेशलाइज आर्टिकल स्किल और क्राफ्टमैन आर नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, ठीक है, स्पेशलाइज नॉलेज स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल का काम है, तो वहाँ पे आप पीस रेट सिस्टम में लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। आर्ट बेस्ड वर्क नहीं होना चाहिए, नॉन आर्ट वर्क है तो आप वहाँ पे पीस रेट सिस्टम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं, वेयर आउटपुट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ द एफर्ट पुट इन द वर्कर, मतलब ऐसा प्रोडक्शन जहाँ पे आउटपुट ही सब कुछ है, ठीक है, आप आउटपुट से जज करते हो कि हमारा वर्कर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऐसे जगह पे आप यही सिस्टम लगाते हो। वेयर द जॉब इज़ रिपीटेटिव नेचर एंड आउटपुट कैन ईजली बी मेजर, रिपीटेटिव नेचर मतलब एक जैसा काम ही पूरा एम्प्लॉय लोग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, आप इस सिस्टम को लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव नेचर होने की वजह से आप मेज़र कर पाते हो कि एम्प्लॉय सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है। नेक्स्ट आते हैं, क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द वर्कर डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, तो क्लोज सुपरविजन किस में आता है, तो सही आंसर आपका इसमें आएगा टाइम रेट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वर्कर अपना समय वेस्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लो एज मशीन आर प्रॉपरली हैंडल्ड, टाइम रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो लो होती है क्योंकि मशीन को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है, तो सही आंसर जो आपका इसमें है ये है टाइम रेट में, क्योंकि टाइम रेट में क्या होता है, हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है, हम मशीन को बड़ा आराम से यूज़ करते हैं, मशीन हमारा ख़राब नहीं होने देते, ठीक है, इसलिए टाइम रेट सिस्टम में मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन की लो होती है, तो सही होगा टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक टू द एम्प्लॉयज़। अब प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब एम्प्लॉय के मन में सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, ठीक है ना, तो कब फीलिंग आती है सिक्योरिटी की, टाइम रेट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका काम जो है वो तो ठीक है, अगर आप थोड़ा कम भी काम करें तो चलता है, ठीक है, तो टाइम रेट सिस्टम में एम्प्लॉय अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझता है। नेक्स्ट आते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लो एज द मशीन आर प्रॉपरली हैंडल, ये तो हो ही गया, टाइम रेट सिस्टम में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ द मटेरियल्स एंड मशीन, लेस टाइम ऑफ लेस चांस ऑफ वेस्टेज, सामान ख़राब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास पर्याप्त समय होता है काम करने के लिए, तो हम कोई भी रॉ मटेरियल ख़राब नहीं करते, सोच समझ के अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, तो इसका भी सही आंसर टाइम रेट सिस्टम ही है। नेक्स्ट आते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क टेंड्स टू बी हाई क्वालिटी वर्क के लिए कौन सा सिस्टम हम यूज़ करते हैं, तो उसका भी सही आंसर टाइम रेट सिस्टम ही है। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर द हाई चेंज ऑफ द वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी। अब यहाँ पे क्या है, हाई चांस ऑफ द वेस्टेज ऑफ मशीनरी, ऐसा कौन सा है जहाँ पे हाईएस्ट चांस होता है कि यहाँ से मशीन हमारा ख़राब हो ही जाएगा, मशीन हमारा जो मटेरियल है वो ख़राब हो ही जाएगा, तो वो सही आंसर आपका पीस रेट सिस्टम है। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मशीन को जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मशीन ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है, देयर इज़ द फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एमंग द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय यहाँ पे इनसिक्योर क्यों फील करता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो सही आंसर आपका पीस रेट सिस्टम है। नेक्स्ट है, क्लोज सुपरविजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कौन सा है जहाँ पे क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड नहीं, तो पीस रेट सिस्टम में यहाँ पे आप काम दे देते हो, एम्प्लॉय अपने से खुद ही काम करेगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है।
नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई, क्योंकि मशीन ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी यूज़ करने में। एम्प्लॉय तो अपना फ़ायदा देखता है ना, किसी तरीके से भाई जल्दी से प्रोडक्शन करना है, मशीन को किसी भी तरीके से चला दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है, मशीन में आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन अपोज टू, ट्रेड यूनियन इसको पसंद नहीं करते, तो वही है पीस रेट सिस्टम, क्योंकि सब लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते ना कि अच्छा काम करके पैसे कमा लें, इसीलिए ट्रेड यूनियन वाले इसको पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है एज अ कंपोजिशन ऑफ द वेजेस इन व्हाट सम complicated, the employee required a slip showing the full details of the total wages deduction made and the net wages paid, put such a slip is known as। तो यहाँ पे क्या है देखिए, एक ऐसा डिटेल मतलब एम्प्लॉय का कितना पीएफ कट रहा है, कितना उसकी सैलरी है, कितना उसका डियरनेस अलावेंस है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, कितना हाउस रेंट अलावेंस है। तो सैलरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों को एक साथ अगर आपको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का देखना है तो सबसे सही होता है पे स्लिप, जिसको बोलते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी को देखने के लिए पे स्लिप इसका सही आंसर है। यहाँ पे सारा वेजेस कितना कितना उसको किस किस काम का पैसा मिल रहा है पूरा आप लिस्ट दे सकते हो एक एम्प्लॉय का, तो उसको हम वेजेस करते हैं। इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जब एक स्लिप बनता है तो उसको पे स्लिप करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका फर्स्ट है, पे स्लिप। अब दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिलेटिंग टू द पे एंड ऑल द एम्प्लॉयज़, यही चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ का देख रहे हैं, ठीक है ना, कि उनको मंथली वीकली कितना पैसा दिया गया है सारे एम्प्लॉयज़ का। इसमें भी सब आपको दिखेगा कितना उनका क्या बोलते हैं पीएफ कटा है, कितना क्या हुआ है, सारा कुछ आपको दिखेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि आपको इंडिविजुअल नहीं दिखेगा, आपको ग्रुप में दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा पेरोल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश अ कंपोजिशन ऑफ wages in somewhat complicated, comma, most employee required a slip using full details of the total wages deduction made and the net wages paid, such slip is known as। अब कोई ऐसा है, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, वेजेस इज समवॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, मस्ट द एम्प्लॉय मस्ट रिक्वायर्ड अ स्लिप। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, फुल डिटेल ऑफ द टोटल वेजेस डिडक्शन मेड एंड द नेट वेजेस पेड, तो एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो उसका सही आंसर पे स्लिप ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोथ द एम्प्लॉय एंड हिज एम्प्लॉयर मेक अ मंथली कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो इसका आंसर तो गलती से इसी में दे दिया, डैश लिखना था यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन टू डैश होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है क्या, समझ लीजिए फटाफट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ एम्प्लॉई, और कुछ पैसा कंपनी कंट्रीब्यूट करती है एज अ एम्प्लॉयर, और दोनों पैसा एक फंड में इकट्ठा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वहाँ पे हमारा पैसा गवर्नमेंट उस पर हमको बाद में इंटरेस्ट देती है, जब हम 15 साल बाद उसको निकालते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका सही आंसर यही है। नेक्स्ट आते हैं, द एम्प्लॉय गेट एन एडवांस एंड द परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम द फंड आफ्टर 15 ईयर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, हाई एजुकेशन, मैरिज, क्योंकि इसमें से सब, इसका भी आंसर आपका सेम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जो कि आपको मैंने बताया कि 15 साल के कंटिन्यूस सर्विस के बाद आप अपना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, और पर्पस भी लिखा हुआ है, तो सही आंसर आपका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आते हैं, द स्कीम हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म मंथली पेंशन, अब पेंशन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये पेंशन किस में मिलता है, तो अब पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, लेकिन अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसका फॉर्म भर के इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कट होता है और जमा हो जाता है एक स्कीम में, और जब आप रिटायर होते हो तो आपको उसमें पैसा मिलता है, तो ये इसका सही आंसर है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेक्स्ट आते हैं, नो पेंशन बेनिफिट्स वॉज अवेलेबल टू द पीपल
who are not in the government service, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has introduced the NPS। वही बताया ना कि पहले बेनिफिट नहीं था, पहले केवल उन्हीं को मिलता था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल पेंशन स्कीम को। ये दोनों के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, और जो बिजनेसमैन है वो भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। पैसा जमा करने थोड़ा थोड़ा, फिर एक पर्टिकुलर समय के बाद उनको पेंशन मिलता है। नेक्स्ट है, अंडर द टैक्स इनकम टैक्स एक्ट, एम्प्लॉई और द अदर इंडिविजुअल आर अलाउड अ डिडक्शन फॉर द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ डैश। The deduction cannot exceed 10% of the salary and the employee और 20% तो क्रॉस इनकम। यहाँ पे बता रहा है कि 10% जो सैलरी का कट होता है, आप भी 10% जमा करते हो और कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो भी 10% आपके सैलरी का कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 20% जो लिखा है वो ग्रॉस टोटल इनकम का लिखा है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। 10% सैलरी का और 10% जो आपका एम्प्लॉयर है वो पे करता है, और दोनों इकट्ठा होकर पैसा जमा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो EPF आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैश इज अ स्कीम विच प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर। तो इंश्योरेंस कवर के लिए सिंपल सा आंसर है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस सस्ता होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, कंपनी कराती है। इसमें कंपनी आपके सैलरी में तो कुछ पैसा निकालती है, डिडक्ट करती है, और आपका इंश्योरेंस हो जाता है। मार्केट में जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे उससे सस्ता पड़ता है इंश्योरेंस कवर अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस कराते हो तो इसीलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का ग्रुप इंश्योरेंस कराती है, और लोग भी करवा लेते हैं कि इसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है, दैट्स अ पॉलिसी टेकन टू द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज़, बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय पे द प्रीमियम। देखिए इसमें एक पॉइंट और बढ़ा दिया उन्होंने कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों प्रीमियम पे करते हैं। तो ऐसा भी ऑप्शन है, इन द कैश हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड द इंश्योरेंस कंपनी पे द हॉस्पिटल बिल अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट। तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका सही आंसर जो होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा बोल दिया ना यहाँ पे। केवल इंश्योरेंस बोलता तो हम ग्रुप इंश्योरेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑल ऑफ द अबव के जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस लिख लीजिएगा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है, या फिर आप इसका सही आंसर ग्रुप इंश्योरेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस के दोनों पार्ट होते हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर ग्रुप इंश्योरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, रिटायरमेंट एंड द एम्प्लॉय कैन इन कैश द एकोमोडेशन एंड इट कैन अर्न द ड्यूटी ऑफ 15 एंड द 300 डेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉई है रिटायरमेंट के समय अपने जो भी लीव्स हैं उसको इन कैश कर सकता है, तो उसको हम लोग अर्न लीव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अर्न लीव होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे जितना भी उसका लीव बचा हुआ है, तो मान लीजिए 300 दिन का लीव वो पूरा एक साथ ले सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 20 साल से काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा लीव इकट्ठा करते करते 300 लीव हो गया, ठीक है। तो उसको फ़ायदा क्या मिलता है, जो उसकी लास्ट विड्रॉन 15 दिन की सैलरी होती है, 15 दिन की सैलरी डिवाइडेड बाय 15 की एक दिन की सैलरी आ गई, तो एक दिन की जो सैलरी होती है ठीक है, लास्ट विड्रॉन एक दिन की सैलरी, ठीक है। 15 दिन से इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, इसलिए 15 दिन का एवरेज लेते हैं, एक दिन की सैलरी निकालते हैं और उससे इंटू 30 कर देते हैं, तो जितना पैसा होता है उसको इनकैशमेंट ऑफ लीव कहते हैं। ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट कंपनी के में ही होता है, ठीक है, प्राइवेट में ऐसा कई बहुत कम जगह देखा गया है। नेक्स्ट है, if the employees has accumulated for 300 days up to the retirement, he or she give the cash of 300 days and date at which earned the leave is encashed in the last pay drawn on the retirement, it's known as encashment of leave। वही सेम कॉन्सेप्ट है, 300 दिन का पैसा एक साथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अप टू रिटायरमेंट तक जितना भी आपने लीव इकट्ठा किया हुआ है, तो उसका जो पैसा है उसको आप इनकैशमेंट ऑफ लीव कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशनल बेनिफिट का मतलब कंपनी छोड़ा तो आपको कुछ पैसा कंपनी ने दिया, तो ये जो कंपनी अपने पास से देती है, ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम है, जैसे इसमें दिया वॉलंटरी पेमेंट, ठीक है, एक्स क्रेटिया। तो इसका आंसर है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी होता है अगर आप कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हो, 5 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, तो फिर कंपनी आपको ग्रेजुटी पे करती है आपके अच्छे काम के लिए।
नेक्स्ट है डैश शैल बी पेबल टू द एम्प्लॉई ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉई आफ्टर द रेंडर द 5 ईयर ऑफ सर्विस। वही फिर से क्वेश्चन आ गया, उसमें 5 ईयर दे दिया था, इस वाले क्वेश्चन में 5 ईयर दे दिया है, तो इसका भी सही आंसर ग्रेजुएटी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव। अलग अलग टाइप के लीव का नाम याद कर लो, कैजुअल लीव, मेडिकल सिक लीव, अर्न लीव, प्रिविलेज लीव, दोनों एक ही होता है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्टडी लीव, सैबेटिकल लीव को स्टडी लीव भी कहते हैं, लीव विदाउट पे भी होता है। ये सब लीव्स के नाम हैं, आप याद कर लो, बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं ये सब लीव में क्या होता है। तो पहला है 8 डेज एक कैलेंडर ईयर में आपको मिलता है कम से कम। ठीक है, नॉन रिकॉग्नाइज फॉर्म लेवल। तो यहाँ पे क्या मिलता है, कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव में कोई आपको कंडीशन नहीं बतानी होती है, आप आराम से छुट्टी ले सकते हो, उस दिन का पैसा आपका नहीं कटेगा। तो कम से कम 8 दिन एक साल में आपको मिलता ही मिलता है। अब कंपनी के ऊपर है, कंपनी ज़्यादा भी दे सकती है, और दोनों जगह मिलता है, प्राइवेट में भी मिलता है और गवर्नमेंट में भी मिलता है। नेक्स्ट आते हैं डैश इज एडमिनिस्ट्रेबल टू द ग्रुप सी एम्प्लॉयज वेयर द ड्यूटीज इन्वॉल्विंग हैंडलिंग डेंजरस। यहाँ पे क्या है, ऐसे ग्रुप सी और डी ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो है ऐसे जगह काम करते हैं जो थोड़ा पॉइजनस जगह है, डेंजरस जगह है, तो उनके लिए ये लीव डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल और सिक लीव। इस लीव में उनका पैसा नहीं कटता उनको, क्योंकि वो काम करते समय बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए उनको ये छुट्टियाँ दी जाती है। नेक्स्ट है डैश इज अर्न बाय द ड्यूटी एंड द क्रेडिट ऑफ द अर्न लीव इज अवॉर्डेड एट द रेट ऑफ 15 डेज 1 जनवरी 1 जुलाई। तो ये फिर से वही आपका आ गया कि ये आप खुद से अर्न करते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप छुट्टी नहीं ले रहे हो, आपकी जो छुट्टी है वो बकाया है, वो आगे चली जा रही है। ठीक है, तो इसको 300 दिन का हो गया, रिटायरमेंट के समय आपने इन कैश करा लिया, अभी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये अर्न लीव है आपकी। ठीक है, उसको प्रिविलेज लीव भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डैश इज ग्रांटेड फॉर द वुमेन्स। वुमेन्स के लिए कौन सी लीव है, तो सही आंसर आपका मैटरनिटी लीव है। ये प्रेगनेंसी और मिस कैरेज दोनों में मिलती है। प्रेगनेंसी में 180 डेज की मिलती है और मिस कैरेज में 45 डेज की मिलती है, तो इसका दिन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मेल एम्प्लॉय को भी लीव दी जाती है। ठीक है, उनके बच्चों का, अपने बच्चों का ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन पे 15 दिन का छुट्टी वो ले सकते हैं, तो इसको हम लोग मैटरनिटी लीव तो नहीं कहते, वो तो वुमेंस के लिए होता है। इनके लिए पैटर्निटी लीव होती है, मेल एम्प्लॉयज़ के लिए 15 दिन का लीव मिल सकता है, तो आपका सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट है डैश लीव्स आर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, 5 साल के लिए मिलती है। क्यों मिलती है, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ाई कर सकें। ठीक है, कुछ कंडीशन में ये 24 मंथ्स की होती है, कुछ कंडीशन में 36 मंथ्स की होती है, तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लीव मिलती है वाली, पढ़ाई करने वाली, तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 3 स्टडी लीव। नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन द केस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, किसी भी काम के लिए आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको पैसे मिलते नहीं हैं, आप अपने कंडीशन बताइए, लीव लीजिए, आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो ये तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।